हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया के बारे में। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे आज। और आज 19 जो है चैप्टर है, और राम मनोहर लोहिया यूनिट आपकी 3। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, राम मनोहर लोहिया का जन्म जो हुआ था 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में अकबरपुर में हुआ था। और आधुनिक भारत के ऐसे प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन और समाजवादी आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, और उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपनाते हुए एशिया की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख कर समाजवाद, ठीक है, समाजवाद की नई व्याख्या और नया इन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ठीक है। और राम मनोहर लोहिया एक मौलिक राजनीतिक चिंतक, अर्थशास्त्री, सफल समाजवादी व महान देशभक्त थे। 1934 में प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस में शामिल हुए, और यह कांग्रेस का नया अधिवेशन था। ठीक है। और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक पत्र का इन्होंने संपादन किया, और 1955 में भारतीय समाजवादी दल का निर्माण किया। लोहिया ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का समर्थन किया, और 1963 में वे लोकसभा के सदस्य भी बने। ठीक है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952। ठीक है। और दूसरी है इक्विडिस्टेंस थ्योरी 1953। तीसरी है व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955। और व्हील ऑफ हिस्ट्री इनकी बहुत महत्वपूर्ण जो है कृति रचना, या पुस्तक कह सकते हैं आप, कृति है, इनकी रचना है। और व्हील ऑफ हिस्ट्री इन्होंने 1955 के अंतर्गत इन्होंने चेतना की भूमिका को मान्यता देते हुए, किसकी भूमिका को, चेतना की भूमिका को मान्यता देते हुए द्वंद्वात्मक पद्धति को एक नई दिशा में इन्होंने विकसित किया। और जो कि हीगल और मार्क्स दोनों की जो व्याख्याएं थी उनसे अलग था, उनसे भिन्न थी। और डॉक्टर लोहिया के अनुसार जाति यानी कास्ट, वर्ग यानी क्लास, ऐतिहासिक विज्ञान की दो मुख्य शक्तियां हैं, और इन दोनों के बीच लगातार खींचतान चलती रहती है, इन्होंने कहा। और खींचतान चलती रहती है, और इसके टकराव टकराव से इतिहास आगे बढ़ता है। जाति जो है वो रूढ़वादी शक्ति का प्रतीक है, जो कि जड़ता को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है जाति? इन्होंने कहा जड़ता को बढ़ावा देती है। और ठीक है। और जो समाज को बधी बधाई लीक पर चलने के लिए उसको मजबूर करती है, उसे विवश करती है, इन्होंने कहा। जो कि बधी बधाई लीक पर चलने के लिए समाज को विवश करती है। और फिर दिक्कत ये आती है कि दूसरी दूसरी वर्ग और जो गत्यात्मक शक्ति का प्रतीक है, जो कि सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जाति एक सुदृढ़ या सुडौल ढांचा है, वर्ग एक शिथिल या ढीला ढाला संगठन है। और आज तक का सारा मानव इतिहास जातियों और वर्गों के निर्माण में विलय की कहानी है, और जातियां शिथिल होकर वर्गों में बदल जाती है, और वर्ग क्या है, वो सुगठित होकर, ठीक है, सुगठित होकर जातियों का क्या करते हैं, रूप धारण कर लेते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, द्वंद्वात्मक पद्धति का क्या मतलब होता है। देखिए, द्वंद्वात्मक पद्धति, ठीक है, और जो ये मेथड है द्वंद्वात्मक पद्धति, तो द्वंद्वात्मक पद्धति इस मान्यता को जो है संकेत देती है कि सृष्टि में कोई भी परिवर्तन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष का परिणाम होता है। यानी कोई भी परिवर्तन होता है तो जब आपस में विरोध होता है या संघर्ष होता है तो उसका परिणाम होता है। मान लीजिए कोई तत्व पूर्णतः सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं होता है, इसलिए उसका विरोधी तत्व अपने आप अस्तित्व में आ जाता है, और इन दोनों के टकराव में उसके असत्य अंश जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इस तरह जो नया तत्व अस्तित्व में आता है, जो न्यू आता है, नया तत्व अस्तित्व में, ठीक है,
वह सत्य के निकट तो होता है परंतु पूर्णतः सत्य भी नहीं होता है। अतः उसके विरोधी तत्व से टकराव की प्रक्रिया क्या होती है, फिर से शुरू हो जाती है। और जब विरोधी तत्व के टकराव की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है तो यह प्रक्रिया अपने आप को तब तक दोहराती रहती है, ठीक है, तब तक उसको दोहराती रहती है जब तक कि पूर्ण सत्य अस्तित्व में नहीं आ जाता है। और शुरू शुरू में जैसी बात की जाए तो जर्मन दार्शनिक, जैसा कि हम लोग कई बार बुलेटिन पढ़ भी चुके हैं, तो जर्मन दार्शनिक GW.F. हीगल 1770-1831 तक रहे वो, और चेतना के विकास का विवरण देने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था। और बाद में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने भी भौतिक जगत में से जुड़ी प्रगति का विवरण देने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। तो यह है द्वंद्वात्मक पद्धति जो मैंने आपको अभी समझाया। मार्क्सवाद का खंडन, लोहिया ने मार्क्सवाद का खंडन किया और वर्ग संघर्ष और भौतिकवादी जो विचार थे उन विचारों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार का समर्थन किया और उनके अनुसार मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे आदर्शों को भी स्वीकार किया। लोहिया ने हिंद मजदूर सभा और हिंद किसान पंचायत का भी गठन किया। जातीय वर्ग, तो मार्क्सवादी चिंतन में समाज के वर्गीय स्वरूप को स्वीकार किया गया, जबकि गांधी के अनुसार भारतीय समाज में जाति का अत्यधिक महत्व है और उनके अनुसार जाति और वर्ग के बीच एक अंतर संबंध भी विद्यमान है, क्योंकि जातियां परिवर्तित होकर क्या होती हैं, वर्ग बनती हैं तथा वर्ग जातियों में परिवर्तित हो जाती हैं। मानव इतिहास में संघर्ष केवल वर्गों के मध्य ही नहीं होते अपितु जातियों के मध्य भी होते हैं। यानी सिर्फ वर्ग संघर्ष ही नहीं होता, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पेश किया था। तो सिर्फ वर्ग के बीच ही संघर्ष नहीं होते हैं बल्कि जातियों के मध्य भी आपस में संघर्ष होते हैं और जातिगत वर्गों के समूह का स्वरूप निश्चित तथा परंपरागत होता है, जबकि वर्गों का रूप जो होता है वो शिथिल होता है। ठीक है। राम मनोहर लोहिया, गांधीवाद व समाजवाद का सम्मिश्रण। लोहिया ने गांधी के सत्याग्रह तथा खादी के प्रयोग का इन्होंने समर्थन किया एवं विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का भी पक्ष लिया। उनका मानना है कि गांधीवाद का अंधानुकरण न करके इनके सिद्धांतों की जो अमूल्य बातें हैं उन बातों को व्यवहार में उसको उतारना चाहिए। समाजवाद के लक्ष्यों को लोहिया ने इतिहास की पुनर्व्याख्या के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। ठीक है। और उन्होंने अपनी पुस्तक जैसा कि व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 में तर्क दिया कि इतिहास एक चक्र के समान है और जो कि घूमता है, चक्र के समान घूमता है। और उन्होंने चतुर्युग के माध्यम से भारत के ऐतिहासिक चक्र के सिद्धांत को समझाया है। किस माध्यम से? चतुर्युग के माध्यम से। जैसे पहला सतयुग, दूसरा हमारा त्रेता युग था, तीसरा द्वापर युग था और चौथा कलयुग था। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखें कि सबसे पहले कौन, क्योंकि अभी केवीएस ओवीएस का कोई एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि कौन पहले, मतलब इसका क्रम लगाने के लिए दिया था हिस्ट्री के पेपर में। तो जैसे कि पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा क्या है, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इतिहास में उत्थान तथा पतन का चक्र बराबर घूमता रहता है। ठीक है। और डॉक्टर लोहिया ने एशिया के समाजवादियों को संदेश दिया कि उन्हें अपनी नीतियां और इस महाद्वीप द्वीप की विशिष्ट परिस्थितियों के ध्यान में रख के विकसित करनी चाहिए। यहाँ की सभ्यता सदियों पुराने निरंकुश तंत्र और सामंतवाद में से उभर कर सामने आई है और एशिया की कठोर धार्मिक रूढ़ियों और राजनीतिक प्रथाओं का मिश्रण है जो कि संकीर्ण मनोवृत्ति और संप्रदायवाद को जन्म देती है। ठीक है।
और डॉक्टर लोहिया के अनुसार आधुनिक युग में अधिकारी तंत्र और तकनीशियन तंत्र के विकास से एक नया वर्ग अस्तित्व में आ गया है, जिससे यहाँ की राजनीति और भी उलझ गई है, उन्होंने कहा। ठीक है, और इसका परिणाम है ऐसे नेतृत्व का उदय, यानी ऐसे लीडरशिप का उदय जो कोरा शब्द भंडार जो है, शब्दाडंबर है, और रचाकर जनता की क्या करता है, शब्दों के आडंबर से रचाकर जनता की जो भावनाएं हैं उनसे क्या करता है, उनसे खिलवाड़ करके अपनी जो कुर्सी है उस पर क्या होता है, उस पर टिका रहता है। और ठीक है, टिका रहता है, और एशिया के समाजवादी इन सब बुराइयों से जूझना होगा, उन्होंने कहा। ठीक है, और गांधीवादी विचारों में संशोधन। लोहिया गांधीवादी विचारों को स्वीकार करते थे, लेकिन उन्होंने गांधी के सत्याग्रह के विचारों को पुनः परिभाषित किया, और उनके अनुसार सत्याग्रह जन सामान्य को आंदोलित करने और विशेष लक्ष्यों को पूर्ण करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने तानाशाही तथा असंवेदनशील सरकार के विरुद्ध हिंसा का भी उन्होंने समर्थन किया है। यानी अगर तानाशाही शासन है या असंवेदनशील सरकार है, जनता के प्रति हितैषी नहीं है, जनता का ध्यान नहीं देती है, जनता की इच्छाओं आकांक्षाओं को, उनकी जरूरतों को सुनती नहीं है, तो फिर उनका हिंसा का भी उन्होंने समर्थन दिया। उनका नारा था भोजन दो या जेल में रखो, और उन्होंने घेराव का भी, यानी घेराव का भी उन्होंने समर्थन किया। जब सरकार को घेरा जाता है तो उन्होंने घेराव का भी समर्थन किया है। डॉक्टर लोहिया ने अपनी चर्चित जो कृति थी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, तो समाजवादी नीति के विविध पक्ष, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में। ठीक है, समाजवादी जो ये पुस्तक है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा समाजवादी नीति के विविध पक्ष, 1952 में के अंतर्गत यह तर्क दिया कि समाज की, ठीक है, समाज की संरचना में 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 4 परतें पाई जाती हैं। जैसा कि गांव होता है, ठीक है, जनपद होता है, प्रांत होता है, और क्या होता है, राष्ट्र होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में उन्होंने कहा, लिखा कि जो है समाज की संरचना में 4 परतें पाई जाती हैं, 4 लेयर्स यानी होती हैं, 4 लेयर्स। और गांव यानी विलेज, जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये, और प्रांत और राष्ट्र, नेशंस। यदि राज्य का संगठन इन 4 परतों वाली संरचना, ठीक है, 4 परतों वाली संरचना जो ये चारों हैं, 4 परतों वाली संरचना यानी स्ट्रक्चर के अनुरूप किया जाए, तो यह समुदाय का सच्चा प्रतिनिधि बन जाएगा। अतः राज्य में 4 स्तंभों का, पिलर्स यानी 4 स्तंभों का निर्माण करना होगा, और इस व्यवस्था को डॉक्टर लोहिया ने चौखंभा राज्य, ठीक है, चौखंभा राज्य, ठीक है, इन्होंने कहा चौखंभा राज्य यानी 4 पिलर्स स्टेट। ठीक है, 4 पिलर्स स्टेट। ठीक है, 4 पिलर स्टेट की संज्ञा दी, 4 स्तंभों वाला, ठीक है, 4 चौखंभा या चौखंभा राज्य। जैसे 4 खंभे, इन्होंने कहा कि जैसे 4 खंभे होते हैं, ठीक है, जैसे 4 खंभे होते हैं, तो 4 खंभे, ठीक है, 4 खंभे जैसे कि होते हैं, तो अपना पृथक पृथक अस्तित्व रखते हुए भी क्या होते हैं, एक उच्च छत होती है, उसको वो क्या करते हैं, उसको संभालने का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी जो 4 खंभे होते हैं उनका अस्तित्व तो अलग होता है, लेकिन वो एक जो छत होती है उसको वो क्या करते हैं, रोक के रखते हैं, उसको संभालते हैं। वैसे ही यह व्यवस्था केंद्रीयकरण, ठीक है, वैसे ही ये व्यवस्था केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी अवधारणाओं में सामंजस्य स्थापित करेगी। ठीक है,
और इस तरह प्रशासन के 4 स्वायत्त अंग स्थापित किए जाएंगे: गांव, जनपद, प्रांत और केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो क्रियात्मक संघवाद, ठीक है, जो क्रियात्मक संघवाद के अंतर्गत आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, और प्रचलित व्यवस्था में से जिलाधीश का पद होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का समाप्त कर देना होगा, क्योंकि वो प्रशासनिक शक्ति के जमाव का प्रतीक है, कहते हैं। और पुलिस और कल्याणकारी कार्य गांव और नगर की पंचायतों को संभालने होंगे। ग्राम प्रशासन छोटी छोटी मशीनों पर आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, जो कि सरकारी संस्थाओं के रूप में संगठित होंगे। जैसा कि गांधी जी भी छोटे छोटे कुटीर जो उद्योग थे उनको बढ़ावा देना चाहते थे। और इससे आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण और बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा। और डॉक्टर लोहिया ने इस प्रस्तावित व्यवस्था को विश्व स्तर तक लागू करने का सुझाव दिया, जो कि विश्व संसद, वर्ल्ड पार्लियामेंट और विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नेंस के रूप में अपने तर्कसंगत परिणाम पर पहुंचेगी, इन्होंने कहा। तो लोहिया ने गांधी के संरचना के विचारों का विरोध किया। उन्होंने निजी संपत्ति के उन्मूलन का समर्थन किया। उनके अनुसार भूमि पर फेंकित करने वाले का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने भारी औद्योगिकरण का भी समर्थन किया और चरखा के विचारों का समर्थन उन्होंने नहीं किया। और त्वरित औद्योगिकरण और विकेंद्रीकरण के बीच समन्वय स्थापित उन्होंने किया। लोकतांत्रिक समाजवादी लोहिया गांधी से प्रभावित थे और समन्वयकारी विचारधारा के समर्थक थे। लोहिया ने गांधीवादी तकनीकों से समाजवाद लाने पर बल दिया, समाजवाद के एशियाई दृष्टिकोण पर बल दिया। लोहिया ने समाजवाद को समानता तथा सम्मानता का प्रतीक माना और समाजवाद के 3 सभी उद्योगों तथा बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, समूचे संसार में जीवन स्तर सुधारना और विश्व संसद की स्थापना प्रमुख थे। आर्थिक समाजवाद की स्थापना हेतु कुटीर उद्योग, आर्थिक राजनीतिक विकेंद्रीकरण, ग्राम पंचायतों का स्थापना को समाजवादी उन्होंने लक्ष्य माना, जैसा कि अभी बताया मैंने। समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाज से आर्थिक विषमता को दूर करने हेतु लोहिया ने निम्न सुझाव दिए। उत्पादन मूल्य से विक्रय मूल्य 1.5 गुने अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी जो उत्पादन मूल्य है उससे विक्रय जो मूल्य है वो 1.5 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। औसत आय जो है निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए औसत आय में। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाएं, सिंचाई सुविधा में वृद्धि हो, भू अन्न सेना का निर्माण हो जो बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाए। ठीक है, उत्पादन के साथ साथ वितरण की भी व्यवस्था को भी उन्होंने संतुलित बताया। अन्न बांटो आंदोलन पर बल दिया तथा राज्य की ओर से मुफ्त रसोई घर स्थापित करने की भी सलाह दी और अनाज के व्यापार का समाजीकरण करने का उन्होंने सुझाव दिया। जैसा कि चौखंबा शासन, 4 पिलर, तो लोहिया ने समाजवादी प्रजातंत्र पर बल दिया, स्वचेतना की भावना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत नीचे से ऊपर होना चाहिए, न कि ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। और अपनी कृति एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में चौखंबा शासन का उन्होंने विचार दिया, जिसमें निम्न स्तर पर ग्राम और मंडल, उनके ऊपर प्रांत, राज्य या प्रांत, सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार की इकाई होगी और यह एक संघात्मक व्यवस्था होगी, जैसा कि और चौखंबा शासन के अंतर्गत ग्राम, मंडल, प्रांत व केंद्र, 4 समान प्रतिभा और समान वाले खंभों को शक्ति का बिखराव होगा। चौखंबा शासन में राज्य की सशस्त्र सेना, केंद्र के अधीन सशस्त्र पुलिस, प्रांत व अन्य पुलिस मंडल गांव ग्राम के अधीन होगी। और चौखंबा शासन का उद्देश्य व्यक्ति को राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना, और उन्होंने अंग्रेजी हटाओ अभियान भी उन्होंने चलाया। दंड शक्ति का प्रयोग निष्पक्षता से न्याय हेतु विधि के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने भारतीय संघात्मक शासन का विरोध किया, जो कि केंद्रीकरण पर आधारित है। उनके अनुसार भारत में जिलाधिकारी जनपद प्रशासन में जो है विकेंद्रीकरण पर आधारित है और जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए नकारात्मक है। विश्व संसद और विश्व सरकार की उन्होंने बात की। इसमें वयस्क मताधिकार पर भी चुनी हुई सीमित सरकार वाली विश्व सरकार का
5वां खंभा भी जोड़ने का उन्होंने सुझाव दिया और विश्व संसद के निर्माण का भी उन्होंने सुझाव दिया तथा भारत और पाकिस्तान के बीच एक परिसंघात्मक शासन के निर्माण का समर्थन उन्होंने किया। सप्त क्रांति की अवधारणा। समाजवाद की पुष्टि के लिए लोहिया ने 7 क्रांतियों का आह्वान किया। ये 7 जो क्रांतियां हैं वो देखें किस प्रकार है। ठीक है, सप्त उनकी क्रांति। तो समाज स्त्री पुरुष की समानता हेतु क्रांति। दूसरा पॉइंट है चमड़ी के रंग पर रची राज्य की आर्थिक व दिमागी असमानता के विरुद्ध क्रांति। तीसरा है संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ व पिछड़ों के विशेष अवसर के लिए क्रांति। ठीक है। चौथा है विदेशी गुलामी के खिलाफ तथा स्वतंत्रता एवं विश्व लोकतंत्र के लिए क्रांति। पांचवा पॉइंट निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ व आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने हेतु क्रांति। निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ लोकतंत्र व पद्धति के लिए क्रांति। हस्तक्षेप के खिलाफ यानी निजी जीवन में अगर कोई हस्तक्षेप हो रहा है तो उसके खिलाफ भी लोकतंत्र पद्धति के लिए क्रांति। अस्त्र शस्त्र के खिलाफ व सत्याग्रह के लिए भी क्रांति। ठीक है, 7 उन्होंने क्रांति बताई। समाजवादी समाज की संकल्पना। तो लोहिया जी का मानना था कि भारत में व्याप्त साप्ताहिक विषमता भारतीय समाज के पतन हेतु जिम्मेदार है। जाति प्रथा समाजवाद के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है और वर्ण व्यवस्था ने ही जाति प्रथा को जन्म दिया और अछूत की भावना को फैलाया है। जाति की जगड़न ने भारतीय सामाजिक जीवन को प्राणहीन कर दिया है। वर्ण अथवा जाति का आधार स्वभाव अथवा तथा कर्तव्य विभाजन है और कर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए न कि जन्म की। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए लोहिया ने सहभोज व अंतरजाति विवाह का भी उन्होंने सुझाव दिया कि सहभोज होगा, आपस में खान पियन होगा और अंतरजाति विवाह होंगे तो फिर जाति प्रथा धीरे धीरे उन्होंने कहा कि फिर खत्म हो जाएगी। समान अवसरों के बजाय विशेष अवसरों की व्यवस्था करने से जाति प्रथा की जड़ों पर प्रहार किया जाना चाहिए। अस्पृश्यता हिंदू जाति पर कलंक के समान है, छुआछूत का कलंक के समान है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का अपमान हो रहा है, उन्होंने कहा। लोहिया ने स्त्री पुरुष समानता पर उन्होंने बल दिया और स्त्रियों के लिए शिक्षा, स्वतंत्रता व समानता के उचित प्रबंध करने की वकालत उन्होंने की। स्त्री को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाने की उन्होंने हिमायत की। समान कार्य के लिए समान वेतन, अवसर व विधि की समानता और विशेष अवसरों की वकालत की। यानी अगर कोई पहले क्या होता था कि महिला और पुरुष अगर एक ही काम को कर रहे हैं, ठीक है, एक ही काम कर रहे हैं महिला और पुरुष, ठीक है, एक ही काम को कर रहे हैं, काम एक है, घंटे भी उतने ही है, लेकिन पुरुष को क्या होता था, ज्यादा वेतन मिलता था। ठीक है, और महिला को उसी काम के बदले महिला को कम वेतन मिलता था। ये चीज थी। तो इसका मतलब है समान कार्य है तो चाहे कोई भी हो समान वेतन मिलना चाहिए। सांप्रदायिकता व सांप्रदायिक राजनीति समाजवादी समाज के विकास में एक अवरोधक है। जब तक सांप्रदायिकता का अंत नहीं होता, उन्होंने कहा, तब तक समाज में सहयोग की स्थिति नहीं आ सकती। सांप्रदायिकता की समाप्ति के लिए 5 सुधार आवश्यक हैं। पहला, हृदय परिवर्तन, इतिहास की उचित व्याख्या, राजनीति में सुधार, भाषा संबंधी उदार नीति व धार्मिक प्रयास किए जाने चाहिए और ये सांप्रदायिक समरसता के लिए भी आवश्यक है। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन द्वारा भाषाई विषमता को समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, अंग्रेजी को समाप्त कर हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाए जाने की भी उन्होंने वकालत की। रंग भेद को मानवता विरोधी माना और पर्दा प्रथा, बाल विवाह का, दहेज प्रथा का उन्होंने विरोध किया। विधवा विवाह तथा नारी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आंदोलन एवं अंग्रेजी विरोध। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के विरोध में पिछड़ी जातियों को लामबंद किया तथा गैर कांग्रेसी दलों को एकत्रित किया। उनके अनुसार कांग्रेस की विजय का मूल कारण विपक्षी दलों के बीच एकता का अभाव है और उन्होंने हिंदी भाषा का समर्थन किया।
सामाजिक परिवर्तन की पद्धति, लोहिया का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन यह संघर्ष समाजवादी यूरोपियों के संघर्ष से भिन्न होगा। संघर्ष के 3 प्रकार हैं, फावड़ा, मत और जेल। ठीक है, फावड़ा, मत यानी वोट तथा जेल। फावड़ा कर्मशीलता का, मत जनतंत्र का और जेल बुराई के प्रतिरोध का सीधा उपाय है, और ये सभी परस्पर पूरक हैं एक दूसरे के, और संसद परिवर्तन का संपूर्ण माध्यम नहीं हो सकती। उन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन के लिए लोहिया ने अहिंसात्मक साधनों वाली गांधीवादी तकनीकों को चुना, और उनका मानना था कि व्यक्ति व समुदाय को सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर कानूनों को बदलने हेतु संघर्ष करने का अधिकार है, उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने मानव अधिकार यानी मानव अधिकार मनुष्य के ऐसे अधिकार हैं जिसका ध्येय मानव गरिमा, ठीक है, मानव गरिमा की रक्षा करना है, ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को अमानवीय बर्ताव का सामना न करना पड़े। और ये अधिकार प्रत्येक मनुष्य को इस आधार पर प्रदान किए जाते हैं कि वह एक मनुष्य है। ठीक है, एक मनुष्य है, और इस आधार पर नहीं कि वह किसी विशेष राज्य का नागरिक है। ठीक है, और या किसी विशेष समुदाय का सदस्य है। जहां किसी व्यक्ति के नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, वहां भी वह मानव अधिकारों की छत्र छाया से कुछ सहायता पाने की आशा कर सकता है। और संघवाद की बात की, संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियां विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां होती हैं। ठीक है, न्यायिक शक्तियां जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर से जो होती है। तो देश के संविधान में निर्धारित योजना के अनुरूप केंद्र सरकार राज्य सरकारों में जैसा कि बटी रहती हैं। ठीक है, डॉक्टर लोहिया मानते हैं कि राजनीति में नागरिकों की सहभागिता के प्रस्ताव को आज के युग में कार्यान्वित करना अत्यंत कठिन है, और प्राचीन काल में इस तरह का लोकतंत्र अवश्य प्रचलित है, परंतु वह छोटे छोटे नगर राज्यों तक ही सीमित था, और उसमें मुट्ठी भर, ठीक है, मुट्ठी भर नागरिक शासन कार्यों में भाग लेते थे। आधुनिक युग की बात की जाए तो आधुनिक युग में ढेर सारे सारे बड़े बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए हैं। राजनीतिक जो हैं प्रक्रियाएं हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, शक्ति के इन्हें गिने जो केंद्र हैं उन तक सीमित रह गई हैं। इसमें औसत नागरिकों की सक्रिय सहभागिता जो है वो नगण्य है। फिर भी राजनीति से जुड़े मामले भी अत्यंत जटिल हो गए हैं। ठीक है, और उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने जो है कहा कि संक्षेप में अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अहिंसात्मक शब्द राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाने के लिए लोगों के सोचने के ढंग में भी जो है उन्होंने क्रांति की बात की। और डॉक्टर मनोहर लोहिया ऐसी समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, अगर संक्षेप में बात की जाए, ठीक है, ऐसी समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें आर्थिक विषमताएं जो है उनका अंत हो जाएगा, और जहां आत्मविश्वास, ठीक है, उन्होंने कहा जहां आत्मविश्वास के अवसर व्यक्ति के जन्म से नहीं बधे होंगे, यानी व्यक्ति जन्म लेता है तो उससे नहीं बधे होंगे, और जहां स्त्रियों को पुरुषों के समान उन्नति करने के अवसर प्राप्त होंगे, जहां समाजवाद के नए पुराने रूप लोगों की राष्ट्रीय स्वाधीनता के मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे, जहां सौंदर्य के प्रतिमान किसी की त्वचा के रंग से निर्धारित नहीं होंगे, काले गोरे का जो भी वो उस समय भी काफी भेद भी चलता था बाहर भी, जहां श्वेत जातियों का श्वेत जातियों से संबंध उत्कृष्ट नहीं माना जाएगा, आदि बहुत सारी चीजें थी। और लोहिया ने प्रचलित आर्थिक प्रणालियों का विश्लेषण करते हुए संकेत दिया कि विश्व की 2/3 आबादी के लिए पूंजीवादी, ठीक है, और पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों प्रणालियां उन्होंने बताया कि अनुपयुक्त हैं। ठीक है, अनुपयुक्त हैं, और दोनों प्रणालियों के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग और बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जो कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण को जन्म देता है, और इससे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उन्होंने कहा, वो दब जाती है। ठीक है, और एशियाई देशों की श्रम शक्ति के उपयोग के लिए छोटी छोटी मशीनों का और कुटीर उद्योग जैसा कि उन्होंने कहा बढ़ावा देना उन्हें जरूरी है। और बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा कि भारत में लोकतंत्रीय
समाजवाद को बढ़ावा देने में इनका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी जो उनका चिंतन है उसका बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, तो आज राम मनोहर लोहिया के बारे में हमने पढ़ा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।